की बात कर रहे हैं, सेल पढ़ने जा रहे हैं और इस पे चलिए शुरू करते हैं। कोशिका की परिभाषा की बात करेंगे, डेफिनेशन ऑफ सेल की बात करेंगे और हैशटैग ये 7 होंगे, याद रखिएगा। 6 तक हो चुका है हैशटैग, 7 चलेगा। बायोलॉजी का है, साइंस का चल रहा है, देखते रहेंगे। जीवन की मौलिक इकाई, याद रखिएगा, जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की खंड, जीवन निर्माण का खंड, ये सब जो है परिभाषा है। अगर पूछेगा कोशिका की परिभाषा क्या है भाई, तो जीवन की मौलिक इकाई को हम सेल कहते हैं, जीवन के निर्माण खंड को भी सेल कहते हैं, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी सेल कहलाता है। याद रखिएगा, डिफिनेशन ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका की खोज की बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करेंगे, कोशिका की खोज की बात करेंगे, तो सुनिए। रॉबर्ट हुक ने पहली बार 1665 में खोजा था। तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी और 1665 में खोज की थी। किसमें खोज की थी? कॉर्क में देखा था। कॉर्क जो है एक पेड़ है, याद रखिएगा, मतलब कॉर्क पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि मधु कोश पैटर्न जैसा दिखता है, आप देख लीजिए। आगे चलते हैं, अवलोकन की बात करते हैं। रॉबर्ट हुक का अवलोकन कैसे हुआ था? तो अवलोकन की बात करें, मधुमक्खी कोश पैटर्न की बात करें, रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया 1665 1665 में सेल शब्द को गढ़ा है। किसका गढ़ा है? सेल, मतलब कोशिका को गढ़ा है। लेटिन भाषा में अगर देखा जाए तो सेलुला से जो है, जिसका अर्थ निकलता है छोटा कमरा, सेल मतलब छोटा कमरा, यही होता है। तो रॉबर्ट हुक ने पहली बार 1665 1665 में खोज किया था, किसका? कोशिका का। और किसमें? कॉर्क में। कॉर्क पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कॉर्क पेड़ के छाल से प्राप्त होता है। और मधु कोश पैटर्न जो है किन्होंने दिया? ये रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में सेल शब्द को लेटिन में जो लिखा जाता है सेलुला से जो है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, छोटा कमरा, रूम, गढ़ा था। याद रखिएगा, सेल शब्द से गढ़ा है। अब कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं जी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहिएगा? साइटोलॉजी कहेंगे। अब चलते हैं अन्य खोजकर्ता की बात करेंगे। और भी जो डिस्कवर दिए हैं, जैसे रॉबर्ट हुक तो हम जान गए, और भी इनमें भूमिका है सेल में, उनकी बात करते हैं। तो अन्य खोज की बात कर रहे हैं। तो देखिए, एंटोनो वैन लेवनहॉक, तो लेवनहॉक हैं। देखिए, एंटोनो वैन लेवनहॉक की अगर बात करेगा तो हम क्या बोलेंगे? उनकी बात करेंगे। उनकी सबसे महत्वपूर्ण खोज जो है एकल सेल, मतलब एकक एकल जो कोशिका है, जीव के अस्तित्व की थी, जिसे हम प्रोटोजोआ कहते हैं। कब कहते हैं? 1674 में, 1674 में। तो याद रखेंगे, उनकी सबसे महत्वपूर्ण खोज एकल कोशिका जीवों के अस्तित्व की थी, याद रखेंगे, जो कि प्रोटोजोआ में था 1674 में। किनकी? लेवेनहॉक की। और भी बातें करेंगे, रॉबर्ट ब्राउन की बात करेंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने भी सेल में भूमिका निभाई है। उन्होंने कोशिका केंद्रक की खोज की थी, जिसने कोशिका सिद्धांत को सिद्ध करने में मदद की तो 1831 में मदद की थी। याद रखिएगा, ये जिनका दिया हुआ पीडीएफ है, उन्हें मेरे तरफ से धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, जो पीडीएफ है जिनके द्वारा दिया गया है, उन्होंने ही कहा था और मैंने बस उसे मॉडिफाई करके मैं लाया हूं। और अच्छी बात है, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन जिनका ये पीडीएफ है भेजा हुआ, जिनके माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब जो पढ़ा रहा हूं, श्रेय उन्हीं का जाता है कि पीडीएफ इतनी अच्छी दिए थे। उनको थैंक यू बोलने लायक है, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ श्रेय है। मैं सिर्फ एक मार्गदर्शक हूं, मैं एक भूमिका निभा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, तीसरा जो है प्रुकिंजी की बात करते हैं। जे.ई. प्रुकिंजी, इसमें लिखा हुआ, याद रखिए, जेन इवेंजेलिस्टा प्रुकिंजी, प्रुकिंजी नाम है। और याद रखिएगा, ये सेल की खोज कब किए थे, कहाँ किए थे, ये ज्यादा जरूरी है। उससे पहले आगे पढ़िए कि वर्ष 1835 में, 1835 में डुजार्डिन था, यहाँ पे डुजार्डिन कर दिया तो डुजार्डिन भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डुजार्डिन या डुजार्डिन ने पहली बार प्रोटोप्लाज्मा की खोज की और उसे सरकोड नाम दिया था। तो प्रोटोप्लाज्मा की खोज की थी, लेकिन उसका नाम रखे थे सरकोड।
लेकिन प्रोटोप्लाज्मा शब्द कौन रखा था? तो ये रखा था पुरकिंजे ने, जेई पुरकिंजे ने। कब रखा था? 1839 में। मतलब ये रखने वाले व्यक्ति 1839 में रखे थे, याद रखिएगा। और इसमें ही सेल की खोज हुआ था। तो इनकी भी भूमिका रहा है। अब कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी देने वाले के नाम हम पढ़ेंगे अवश्य, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलेंगे, सेल सिद्धांत की बात करेंगे, जिसमें स्लाइडन का नाम आता है और स्वान का नाम आता है। तो स्लाइडन और स्वान की बात करते हैं, तो स्लाइडन का समय काल बताया जाए तो 1838 में खोजा था, और स्वान का बात करें तो 1839 में किया था, ये ध्यान रखना है। तो स्लाइडन ने 1838 में, मतलब 1838 में, और स्वान ने 1839 में दिया था सेल सिद्धांत। क्लियर हो गए? तो 1838 में स्लाइडन ने सेल थ्योरी दिया था, और स्वान ने कब दिया? 1839 में दिया था, याद रखिएगा। सभी जंतु और पादप कोशिका से बने होते हैं, ये बोलने वाला स्लाइडन स्वान था। सभी जंतु और पादप कोशिकाओं से व सेल से बने होते हैं, ये कहने वाले जो है स्लाइडन स्वान है। जीव, मतलब जीवन की मूल इकाई है सेल। तो जीवन की मूल इकाई है क्या? सेल, ये भी जानते हैं ये सब सिद्धांत। अब चलते हैं रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो क्या है, सुनिए। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। तो सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, रुडोल्फ विर्चो कहते हैं। क्या कहते हैं? रुडोल्फ विर्चो कहते हैं। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होते हैं, ये कहने वाले रुडोल्फ विर्चो हैं। आगे चलेंगे, आधुनिक कोशिका सिद्धांत की बात करेंगे, मॉडर्न थ्योरी की बात करेंगे। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत की बात करें तो सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, मतलब कोशिकाओं से बने होते हैं, ये बात हम जानते हैं। और कोशिकाएं सभी जीवों की क्या है? कोशिकाएं सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब सुनिए, एक कोशिकाएं जो हैं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। तो ये कोशिकाएं जो है पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। यही है नलिन एकेडमी पर आप पढ़ रहे हैं, और कैसा लग रहा है अवश्य बताएंगे। आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य मिलेगा, लेकिन कुछ समय लगेंगे, लेकिन अवश्य रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। और चलेंगे कोशिकाओं से, या कोशिकाओं में विविधता की बात करेंगे। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, ठीक है, वैरायटीज इन सेल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स की बात करेंगे। एक कोशिकीय जीव की बात करेंगे, कुछ कोशिकीय वाले जीव की बात करेंगे, और बहुकोशिकीय जीव वाले बात करेंगे। यूनिसेलुलर, ठीक है, फ्यू सेल्ड और मल्टीपल सेलुलर, मतलब बहुकोशिकीय जीव, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या रोल है भाई? तो सुनिए, एक ही कोशिका से बने जीव को, या एक ही कोशिका से बने जीव जो जीवन के सभी आवश्यक कार्य स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम होते हैं। तो आवश्यक कार्य जो है स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम होते हैं। याद रखें, एक ही कोशिका से बने जीव जो सभी, जितने भी जीवन के सभी आवश्यक कार्य होते हैं वो स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम होते हैं, तो वो एक कोशिकीय जीव में आते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट जीवाणु, बैक्टीरिया को ले लीजिए, ईस्ट को ले लीजिए, अमीबा को ले सकते हैं, पैरामीशियम को ले लीजिए, और यूग्लिना को ले लीजिए, यूग्लिना को ले सकते हैं, और क्लेमाइडोमोनास को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेमाइडोमोनास को कहते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ कोशिकाओं वाले जीव की बात करते हैं, फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिज्म को बात करते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। तो कुछ 100 से कुछ हजार कोशिकाओं से बने जीव जो एक क्या होते हैं? मध्यवर्तीय जटिलता का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब जटिलता की बात करते हैं, थोड़ी कठिनता का बात करते हैं, समझ गए? तो वो कहलाते हैं कुछ कोशिकीय वाले जीव कहलाते हैं। तो कुछ 100 से कुछ हजार कोशिका से बने जीव एक मध्यवर्तीय जटिलता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा जो हम पढ़े थे, और वॉलवॉक्स और शैवाल, ये सब जो हैं हमारा कुछ कोशिकीय जीव होते हैं। और अमीबा तो हम समझ गए, जो कि एक कोशिकीय में आता है। पूछ देता है शैवाल किस में आएगा? एक कोशिकीय जीव में कि कुछ कोशिकीय जीव में? तो कुछ कोशिकीय जीव में। अगर मान लीजिए पूछते कि अमीबा
और शैवाल एक कोशिकीय जीव हैं कि बहुकोशिकीय जीव हैं। और मान लीजिए कुछ कोशिकीय वाले जीव को हटा दे तो किसमें टिक लगाएगा? तो हम एक कोशिकीय में भी शैवाल को डाल देंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। बहुकोशिकीय जीव की बात करेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। लाखों से अरबों कोशिकाओं से बने जीव जो जटिल संरचनाओं और विभेदन की विशेषता रखता है। उदाहरण के लिए मनुष्य को ले लीजिए, मनुष्य बहुकोशिकीय जीव है क्योंकि लाखों से अरबों कोशिकाओं से बने होते हैं। याद रखिएगा, जटिल संरचना है भाई, जटिल तो है बट मानव को बनाना आसान थोड़ी है। बैल, बैल को भी रखिए, इसलिए बैल कहिए, गाय कह सकते हैं, बैल का गाय का पिक्चर देके बैल लिख दिया है, गाय को भी रख दीजिए गाय बैल। मतलब कि आप ये समझिए, इसलिए गाय भी हमारे कैटेगरी में आता है, इसलिए हम उसे पूजनीय मानते हैं। आप साइंटिफिक भी आप समझ सकते हैं कि गाय को हम लोग पूजनीय मानते हैं, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं कि आप समझिए कि ये हम लोग बहुकोशिकीय मानते हैं। चिड़िया भी, गौरैया भी हमारा बहुकोशिकीय आता है। इन लोग में भी लाखों से अरबों सेल बनते हैं। तो बताइए विनाश करना अनुचित है कि नहीं? चलिए केला के पेड़ की बात करते हैं। केला के पेड़ भी हमारा बहुकोशिकीय जीव है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इसी तरह देते रहेंगे, चलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अब चलते हैं हम लोग, बहुकोशिकीय जीव तो क्लियर हो गए। अब छोटे जीवों को या छोटे जीवों की बात करेंगे जिसमें हम जानकारी लेंगे। तो छोटे जीवों में कोशिका की संख्या कम होने से उनकी जो है कार्य क्षमता में कोई बाधा नहीं आती है। तो छोटे जीवों में कोशिका की संख्या कम होने से जो है उनकी कार्य क्षमता में कोई बाधा नहीं आती है। लाखों अरबों कोशिकाओं से बने होने के बावजूद प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक ही निश्चितता अंडाणु सेल से होता है। फर्टिलाइजेशन अंडाणु से सेल से मतलब होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? युग्मजन, युग्मज बोलते हैं। युग्मन युग्मज के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में मानते हैं? युग्मज के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? युग्मज के रूप में जाना जाता है। और बात करेंगे और समझते हैं। सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो है बैक्टीरिया, जिसका अगर पूछा जाए तो हम बताएंगे 0.3 से लेके 5 पॉइंट तक बताए जाते हैं, जो कि आरबीसी में 7 हो जाते हैं। बैक्टीरिया का भूमिका आरबीसी में 7 है, याद रखिएगा। और सुनिए, सबसे लंबी सेल जो होती है, सबसे लंबी सेल जो है अगर बात करें तो जिराफ के गर्दन में तंत्रिका कोश सेल में होता है, जो कि 3 मीटर लंबी होती है। आप देख लीजिए सबसे ज्यादा सेल इसमें है। देखिए आरबीसी में सेल जो है 7 है, और बैक्टीरिया में सबसे छोटी सेल जो है वो 0.3 से लेकर 5 तक है, याद रखेंगे। और सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछे तो शुतुरमुर्ग के अंडे में होता है 170 मिमी या 130 मिमी के बीच होता है। चलिए आगे ये बताना भूल गए, ये थोड़ा सा और बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बढ़िया से नहीं बताया। जैसे देखिए, ये आप छूट गए होंगे, माइक्रोमीटर बोलना भूल गया था मैंने, ठीक है? माइक्रोमीटर मतलब 0.3 से लेके 5 माइक्रोमीटर कहा जाता है, ठीक है? 3 से 5 मतलब 0.3 से लेके 5.0 माइक्रोमीटर बोलते हैं। और आरबीसी में कितना होता है सबसे छोटी सेल के रूप में? सेल तो 7 माइक्रोमीटर होता है, याद रखिए। इसका मतलब होता है माइक्रोमीटर, इस इंडिकेशन का मतलब। और याद रखिएगा, इसे जो युग्मज युग्मज जो बोलते हैं, इसे हम जैगोट बोलते हैं। तो जैगोट को याद रखिए, जैगोट ज्यादा इंग्लिश में सही है, ठीक है? जैगोट, जैगोटा बोल दीजिए, जैगोट बोल दीजिए इंग्लिश में। तो ये इंपॉर्टेंट था समझाना। अब चलिए आकृति के आधार पर हम वेज ऑफ शेप की बात करेंगे। तो आकृति के आधार पर देखिए, स्तंभाकार जैसा होता है, स्तंभ जैसा आपको दिखेगा, ये अंडाकार जैसा दिखेगा आपको, उभयकार जैसा दिखेगा, उटपटांग थोड़ा दिखेगा, याद रखिएगा। उभयकार जैसा दिखेगा, धसा हुआ कुछ भाग उठा हुआ है ना। और छड़ के आकार जैसा दिखेगा, जो कि जीवाणु होता है। तो इसमें देखिए बात यहाँ है कि स्तंभाकार जैसा रहता है उसे क्या कहते हैं? उपकलाशेल कोशिका कहते हैं, उपकलाश सेल्स कहा जाता है। अंडाकार को हम वसा कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। और उभय जैसा आकार होता है, जैसे उभरा हुआ कुछ भाग धसा हुआ है, उसे लाल रक्त कणिका के रूप में जानते हैं, जो कि आरबीसी के रूप में जानते हैं। अक्षर आकार वाले जो एग्जाम्पल के रूप में देखिए कैसा होता है, तो ये आप जीवाणु को, बैक्टीरिया को याद कर लीजिएगा। सी आकार जैसे जो दिखेगा उसे हम उपास्थि को सेल कहते हैं, उपास्थि सेल में कह दीजिए। अब बेलनाकार जैसा आपको दिख रहा है तो इसे हम अस्टूटेल क्या बोलते हैं?
अस्टूटेड, यहाँ पे ये गलत है, अस्टूटेड मांसपेशी फाइबर कोशिका कहते हैं या सेल कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए गोलाकार जैसा रहेगा तो मानव अंडाणु में होता है, याद रखिए मानव अंडाणु में आपको दिखेगा। आयताकार जैसा रहेगा तो ये आयताकार वाली चीज को हम क्या कहते हैं, साइरोगाइरा, साइरोगाइरा कहते हैं, ये हम जानते हैं। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए पूछे कुंडली जैसा होता है, कुंडली जैसा आप जैसे ये लिख दिया स्पर्म, जो शुक्राणु सेल कहते हैं, स्पर्म सेल कहते हैं, याद रखिए कुंडली जैसा होता है ना, बना हुआ होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे शंख युक्त, शंख जैसा आपको दिख रहा है, देख रहे हैं शंख जैसा है, ये तंत्रिका सेल कहलाता है। और ये चिकनी मांसपेशी सेल जो होते हैं वो होते हैं स्पिंडल आकार का होते हैं। क्या होते हैं, स्पिंडल आकार का होते हैं। ये क्लियर हो गए। और बात करेंगे नलिनी अकादमी शिक्षा मंत्र की बात कर रहे हैं तो सेम आकार वाला जो आप देख रहे हैं वो पौधे की पत्ती से रक्षक सेल होते हैं। और अनियमितता की बात करते हैं, अनियमितता जैसे उटपटांग रहता है जिसका कोई आकार नहीं होता, तो ये अमीवा होता है। अमीबा का आकार जो है अनियमित होता है। और स्यूडोपोडिया की उपस्थिति के कारण जो है यह लगातार अपना आकार मतलब लचीला होने के कारण बदलता रहता है। आकार में परिवर्तन से अमीबा की गति करने और भोजन ग्रहण करने में मदद मिलती है, यही कारण है, इसलिए उटपटांग रहता है। क्लियर हो गए। और बात करेंगे कोशिका के संरचनात्मक संगठन की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, याद रखिएगा। अब चलते हैं ये कोशिका की संरचनात्मक संगठन की बात करते हैं। तो सेल की बात करें तो कोशिका भित्ति जो सेल बॉल होते हैं, कोशिका झिल्ली जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और कोशिका द्रव जिसे साइटोप्लाज्मा बोला जाता है, और कोशिकांग जो होते हैं सेल ऑर्गन जो ऑर्गन्स होते हैं उसकी बात करेंगे। तो सेल ऑर्गन्स में थोड़ा जान लीजिए कि कौन कौन और पढ़ेंगे, अंतः द्रवीय जालिका पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया बोल दीजिए याद करने के लिए, गोल्जी इकाई पढ़ेंगे, राइबोसोम पढ़ेंगे, राइजोबियम नहीं राइबोसोम पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे, और प्लास्टिड पढ़ेंगे, याद रखिएगा प्लास्टिड बोल दीजिए, ये पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ने वाले हैं कोशिका की संरचनात्मक संगठन में, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल बोलिए, ठीक है, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये जो है और कोशिका भित्ति की बात करेंगे, कोशिका झिल्ली की बात करेंगे, कोशिका द्रव की बात करेंगे, और कोशिकांग को पढ़ ही रहे हैं। तो ये सब स्ट्रक्चर है, इसी से बना है सेल। इसी में हम प्रद्रव्य पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, गोल्जी इकाई पढ़ेंगे, राइबोसोम पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे, और प्लास्टिड्स पढ़ेंगे। बात करते हैं केंद्रक। अब पांचवा भूल गया, पांचवा है केंद्रक, न्यूक्लियस बोलिए, न्यूक्लियस बोलिए, केंद्रक। अब चलेंगे कोशिका भित्ति आगे सेल बॉल। पहला स्ट्रक्चर है सेल बॉल। सेल बॉल के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पिक्चर में आप देख रहे हैं कोशिका भित्ति को, जो कि दीवार दिख रहे होंगे इधर है ना, तो आप देख रहे हैं। तो यह जो है पादप, जीवाणु मतलब पौधे, बैक्टीरिया एवं फंगी मतलब कवक सेलों में उपस्थित है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, जंतु में मानव में अनुपस्थित होता है, या जीव जंतु में अनुपस्थित होता है। और अन्य कोशिकांग की रक्षा करती है, सेलुलोज से बनी होती है, स्वतंत्र रूप से परागगम्य होती है, कोशिका की मजबूती प्रदान करती है, और माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होता है। अब पढ़ तो लिया मैंने, लेकिन आप समझ गए होंगे। अब सुनिए, पूछेगा कोशिका भित्ति जी किस किस में अनुपस्थित होता है, तो जंतु जीव जंतु में अनुपस्थित होता है, पौधे में होता है, जीवाणु में होता है, कवक में होता है भाई, ये हम समझ गए। अगर मान लीजिए कोशिका भित्ति पूछे, कोशिका अन्य कोशिकांग की रक्षा कौन करता है, कोशिका भित्ति करता है, कर्तव्य करेगा, पौधे की रक्षा करेगा, जीवाणु की रक्षा करेगा, कवक की करेगा। सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज से क्या बना होता है, कोशिका भित्ति, सेल बॉल। अच्छा, स्वतंत्र रूप से परागगम्य होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, कोशिका भित्ति होता है। अच्छा, कोशिका को मजबूती प्रदान कौन करता है बताइए, तो सेल बॉल करता है। और याद रखिए कोशिका को मजबूती प्रदान करता है कोशिका भित्ति। माइकोप्लाज्मा में जो है कोशिका भित्ति नहीं होता है, कोशिका भित्ति किसमें नहीं, माइकोप्लाज्मा किसमें नहीं होता है, कोशिका भित्ति में नहीं होता, मतलब माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होता है, ये बोल दीजिएगा। अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, जीव की बात करेंगे, सेल वॉल की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लांट हो गए हमारे जीव में,
जीवाणु हो गए, यहाँ पे बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गए, सेलुलोज हो गए, पेक्टिन हो गए और काइटिन हो गए। ये सब हैं सेल वॉल, ये सब सेल वॉल हैं। पौधे का जो है कौन है सेल वॉल, सेलुलोज है। जीवाणु का ये सेल वॉल कौन है, पेक्टिन है। और फंगी कवक का सेल वॉल कौन है, काइटिन है। याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। नलिनी अकादमी पर पढ़ रहे हैं और नलिनी अकादमी शिक्षा मंत्र सफलता की कुंजी है सिर्फ आपकी वजह से। चलिए प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली की बात करेंगे। तो प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन की बात हम कर रहे हैं। तो जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण बनाती है और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के निकट स्थित होता है। तो यह जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण है। अगर प्लाज्मा की बात कर रहे हैं या कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिए, ये सब बाहरी आवरण जितने भी देख रहे हैं झिल्ली के रूप में, यही है हमारा प्लाज्मा झिल्ली या आप कोशिका झिल्ली बोल सकते हैं। तो कोशिका झिल्ली बोलिए, सेल मेम्ब्रेन बोलिए या प्लाज्मा बोलिए। तो यह जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण बोलते हैं। जंतु का सबसे बाहरी आवरण जो है आवरण है, कवर है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या सेल, ये सब एक ही नाम है। और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के निकट स्थित होता है और पौधे में कहां पे होगा, कोशिका भित्ति के निकट में होता है, क्योंकि आप कोशिका भित्ति का देखे होंगे, उसी के बगल में रहता है। कौन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। समझ गए, याद करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या होते हैं भाई, तो आगे तो ये पिक्चर में देख लीजिए। ग्लाइकोप्रोटीन आपको मिलेगा कोशिका झिल्ली में भाई, प्रोटीन मिलेगा इसमें आपको, प्रोटीन चैनल जो है आपका ये मार्ग है। और कोलेस्ट्रॉल भी आपको इसी में दिखेगा और लिपिड द्विस्तर दिखेगा जिसे हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। अब सुनिए मुख्य विशेषता क्या है, यह पतली, लचीली, नाजुक और क्या बोलते हैं, झिल्ली जैसी होती है। सेल झिल्ली जैसी होती है, प्लाज्मा झिल्ली जैसी होती है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। चलिए ये सब देखना है ना, ये सब है। प्रोटीन कहाँ पे है, ये है। आगे चलेंगे, मुख्य कार्य क्या है इसका प्लाज्मा झिल्ली का। तो इसका देखिए, मतलब प्लाज्मा झिल्ली बोलिए या कोशिका झिल्ली बोलिए, इसका कार्य है कि यह कोशिका के अंदर और बाहर कुछ सामग्रियों के जो है साथ कहिए या कुछ सामग्रियों के प्रवेश और निकास की अनुमति देती है। ठीक है, याद है। इसलिए इसे चयनात्मक परागम्य झिल्ली कहा जाता है। चयनात्मक परागम्य झिल्ली कहा जाता है। यह लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं। तो लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं। कौन, झिल्ली। कौन सा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। आगे चलेंगे, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इंपॉर्टेंट है। एंडोसाइटोसिस जो है कोशिका झिल्ली का लचीलापन जो होते हैं, इससे बाहर वातावरण से भोजन और अन्न सामग्री ग्रहण करने में सक्षम होता है, जिसे हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिन जो है वो भोजन कण यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ये भोजन कण के निकट आना और फिर उसके बाद उस छिद्र से माध्यम से बनाना और भोजन कण को घेरना और भोजन कण के कोशिकाओं के अंदर ले जाना और भोजन कण का पाचन करने के लिए ये किया जाता है। याद रखिएगा। तो कोशिका झिल्ली का लचीला जो है पन, इसे बाहरी वातावरण से भोजन और अन्न सामग्री को ग्रहण करने में सक्षम बनाता है, जो कि एंडोसाइटोसिस के माध्यम से समझते हैं। अगर मान लीजिए ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस के रूप में जाना जाता है, ये बात हम जानते हैं, जिसके माध्यम से अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये अमीबा जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। यही है अमीबा के बारे में। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम पढ़ने जा रहे हैं विसरण। विसरण को आगे क्या बोलते हैं ये जान लीजिए। विसरण को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो है इसके बारे में आगे परिभाषित कर देते हैं। इसके बारे में आगे थोड़ा परिभाषित कर देते हैं, सुनिए। डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो जब कोई चीज अपनी मर्जी से ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह से कम भीड़ वाले, मतलब खाली जगह वाले जगह की तरफ फैलेगा ना, फैल जाएगा, उसे ही तो विसरण कहते हैं, उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर हो गए। अब इसकी बात करते हैं जो इसमें लिखा है, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम। वही है, समझ गए, कम क्षेत्र वाले, है ना, मतलब उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर किसी पदार्थ की स्वतः स्फूर्ति गति विसरण कहलाती है। वही तो बात हुई ना भाई, वही तो मैंने बोला
कि जब कोई चीज अपनी मर्जी से ज्यादा भीड़ को छोड़कर एक कम जगह पे चला जाए, खाली जगह पे चला जाए, उसी को तो हम विचरण कहते हैं, वही है। तो उच्च साधन सांद्रता वाले जगह पे छोड़कर वो अलग अपना एक बनाने लगे, ये कोशिका अंदर की बात हो रही है, ये विचरण की बात हो रही है, कम जगह पे बनाने लगे, इतना भीड़ को छोड़ के इधर आ जाए, तो वही तो विचरण होती है। चलिए और जानकारी ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जैसे कुछ पदार्थ विचरण नामक प्रक्रिया द्वारा कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन के परे गति करते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन से ऊपर भी गति करते हैं, याद रखिएगा। तो ये विचरण जो पढ़ रहे हैं ये इसी से संबंधित है। कोशिका भी पर्यावरण से पोषण इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है, जिसे हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 जो बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों इसमें होते हैं। इसी के द्वारा जो सेल मेम्ब्रेन से भी ज्यादा स्पीड में काम करता है, याद रखिएगा। चलिए प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, है ना, एंडोसिस मिश्रण पढ़ लिए। अब हम चलते हैं पराशरण। पराशरण की बात करेंगे जिसे ओस्मोसिस बोलते हैं। ओस्मोसिस भी वही है, ठीक है। देखिए पराशरण का मतलब है, थोड़ा सा हम अपने ढंग से बता देते हैं कि पानी का एक खास जादू छन्नी ले लीजिए, मतलब झिल्ली ले लीजिए, झिल्ली को पार करके उस तरफ जाना जहां पानी कम है, उसी को हम ओस्मोसिस बोलते हैं। ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब इसके रूप में पढ़ते हैं तो लिखा है सांद्रण जो प्रवणता के साथ जो है अर्ध परागम झिल्ली के माध्यम से जल के अणुओं की गति को पराशरण कहते हैं, ओस्मोसिस। यही तो बात है कि जहां पे ज्यादा जल है, जल का अणु है, और उसे छोड़कर एक अलग जगह पे चला जाए जहां पे कम सांद्रता हो, अधिक विलयन सांद्रता हो, याद रखिएगा। जहां पे कम विलयन हो रहा है उसको छोड़ देगा, और यहाँ पे अधिक विलयन हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा। अकेले में ही तो ज्यादा ये होता है, माइंड काम करता है ना, तो उसी तरह ये काम करता है। तो इसी को बोला गया है पराशरण। एक कोशिकीय मीठे पानी के जीव और अधिकांश पौधे की कोशिकाएं जो ओस्मोसिस मतलब पराशरण के माध्यम से पानी प्राप्त करते हैं। सोचिए सेलों के पराशरण के माध्यम से ही पानी प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण भी पराशरण का एक उदाहरण है। तो पौधे की जड़ें द्वारा जल का अवशोषण भी पराशरण का एक उदाहरण है। ये बात ध्यान रखिएगा, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। विलयन के प्रकार की बात करें, क्या करेंगे, विलयन के प्रकार की बात करेंगे और समझेंगे। तो सुनिए विलयन के प्रकार की हम बात कर रहे हैं। अल्प पराशारी विलयन, अति पराशारी विलयन, आइसोटोनिक विलयन, ये ध्यान रखिएगा। तो अल्प पराशारी विलयन, अति पराशारी विलयन और आइसोटोनिक विलयन, याद रखेंगे। हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन है या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, या आप इशोटोनिक सॉल्यूशन बोलिए। क्लियर हो गए? तो सुनिए, तो इसके बारे में जान लीजिए। अब हाइपोटेनिक की बात करेंगे, विलयन की बात करेंगे। यदि कोशिका के चारों ओर, याद रखिएगा, सेल के चारों ओर के माध्यम में कोशिका की तुलना में अधिक जल सांद्रित होता है। सांद्रित होता है मतलब विलय के रूप में, मतलब भीड़ जहां पे, भीड़ को अधिक जल जहां पे वहां पे, जिसका अर्थ है कि बाहरी विलयन बहुत पतला है। बाहरी विलयन क्या है? बहुत पतला है। तो कोशिका पराशरण द्वारा मतलब पराशरण द्वारा मतलब कि ओस्मोसिस द्वारा पानी प्राप्त करेगी, उसी के द्वारा करेगा। ऐसे विलयन को हाइपोटोनिक विलयन कहा जाता है, हाइपोटोनिक विलयन के रूप में जाना जाता है। तो पानी का प्रवेश और कोशिका खुल जाती है, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें। यदि बाहरी माध्यम में कोशिका की तुलना में जल की सांद्रता निम्न है, मतलब यह है कि यह बहुत ही सांद्रित विलयन है, यही कोशिका पानी निकालेगी। ऐसे विलयन को हाइपरटोनिक विलयन कहते हैं। याद रखिएगा, हाइपरटोनिक विलयन कहेंगे। आइसोटोनिक विलयन की बात करते हैं तो यदि माध्यम में कोशिका के जितना ही पानी की मात्रा है तो पानी का कोई गति नहीं होगा। इसमें आइसोटोनिक विलयन में, ऐसे विलयन को आइसोटेनिक विलयन के रूप में जानते हैं, जो कि आप इसमें देख सकते हैं।
कोशिका द्रव की बात करें, साइटोप्लाज्मा की बात करेंगे। साइटोप्लाज्मा प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की सामग्री केंद्रक को छोड़कर, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो सामग्री है उस केंद्रक को छोड़ दीजिए, न्यूक्लियस को छोड़ दीजिए, छोड़कर वो सब साइटोप्लाज्मा के अंदर आएंगे। याद रखिएगा ये समझने के लिए। तो साइटोप्लाज्मा में देखिए केंद्रक को छोड़ दीजिए, केंद्रक यहाँ पे है एकदम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाई, राइजोबियम, ये सब देखिए अन्न कोशिकांग है, ये सब देख रहे हैं आप, लेकिन ये केंद्रक को छोड़ दीजिए, केंद्रक एकदम बीच में है। तो साइटोप्लाज्मा ये है, ठीक है, इसी के अंडर में आ रहा है सबनी जी, देख रहे हैं ना। चलिए और पढ़ लेते हैं, और भी पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्मा का मुख्य विशेषता की बात करते हैं, तो ये मुख्य विशेषता क्या दिया है, थोड़ा सा हमें इसके बारे में जानना ही पड़ेगा। अगर आपको मेरे फन और पढ़ाने में थोड़ी कॉमेडी महसूस होती है तो प्लीज हंस लिया कीजिए, क्योंकि हंसते हैं तभी जीवन खुश होता है, और खुश रहिएगा तभी तो मस्त है, पढ़ने में मजा भी आता है। तो प्लीज मुस्कुराएंगे और पढ़ेंगे भी, आनंद भी लेंगे। और मेरी बातों से अक्सर मुस्कुराहट आ रही है, मेरी बातों की वजह से मुस्कुराहट आ रही है, तो मुस्कुराना सीख जाइए, क्योंकि इस तरह का फन मैं करता रहूंगा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए मुख्य विशेषता की बात करते हैं, कोशिका द्रव की बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की सामग्री जो है केंद्रक को छोड़कर सब होते हैं। अब मुख्य विशेषता में देखिए, पारदर्शी जेली, ये पारदर्शी जेली जैसा पदार्थ है जिसमें पानी, घुलनशील कार्बनिक है और अकार्बनिक यौगिक का मिश्रण होता है, और विभिन्न कोशिकांग सम्मिलित होते हैं, विभिन्न कोशिकांग सम्मिलित होते हैं। मुख्य कार्य की बात करेंगे, मुख्य कार्य है इसमें सम्मिलित विभिन्न कोशिकांग विभिन्न कार्य करते हैं। सभी चयापचय क्रियाओं का केंद्रक है, मेटाबॉलिक का जो है मेटाबॉलिक क्रियाओं का केंद्रक है, मेटाबॉलिज्म जिसे बोलते हैं, याद रखिएगा। अब चलते हैं अंतःद्रवी जालिका, जिसे इंडोप्लाज्मिक क्या बोलते हैं, रेक्टिकुलम बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलेंगे, अंतःद्रवीय जालिका बोलेंगे। अंतःद्रवीय जालिका पढ़ रहे हैं जिसे हम ER बोलते हैं, ई से होता है एंडोप्लाज्मिक, और से होता है रेक्टिकुलम, ठीक है। ये झिल्ली से घिरी नालिका और चादरों का एक बड़ा नेटवर्क होता है, चादर की तरह एक नेटवर्क है, नालिका की तरह होता है। देखिए इस लाइन को छोड़ दिए, ये लाइन अच्छा नहीं दिया है, और ये अभी सही मत मानिए, हम और इसके डिटेल के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे है अंतःद्रवीय जो जालिका है, जो बचा हुआ अवशेष है वो जानिए। यहाँ तक तो समझ गए आप, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, झिल्ली से घिरा नालिका और चादर का एक बड़ा नेटवर्क है हमारा। ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो जारी करता है। अब सुनिए, इससे आगे वाली बात करें, मुख्य विशेषता की बात करते हैं, तो बाहर की ओर प्लाज्मा झिल्ली के साथ निरंतर और भीतर की ओर जो है केंद्रिका झिल्ली के साथ सतत रूप से काम करता है, सतत होता है, साथ रहता है, याद रखिएगा। तो बाहरी ओर प्लाज्मा झिल्ली के साथ और निरंतर और भीतरी और केंद्रीय झिल्ली के साथ सतत रूप से ये काम करता है, और आपको दिखता है जैसे राइबोसोम की उपस्थिति और प्रोटीन संश्लेषण की उपस्थिति आपको इसमें दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो कोशिका का सहायक अगर ढांचा देखा जाए तो RER प्रोटीन होता है, और ACR लिपिड का संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण तो होगा ही, और लिपिड का भी होता है, राइबोसोम की उपस्थिति का भी बताया जाता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब इसमें देखिए मुख्य कार्य क्या है, ये सब भी छोड़ दिए, मुख्य कार्य की बात करते हैं। मुख्य कार्य क्या है सुनिए, ER बोला जाता है, ACR राइबोसोम नहीं होते हैं, याद रखना है, और लिपिड संश्लेषण मिश्रण होते हैं, याद रखिएगा। तो ये ACR में नहीं होता है, और आपको ER में दिखेगा। देखिए दोनों में अंतर हम बता ही देते हैं, जैसे देखिए रफ जिसे बोलते हैं ER बोलते हैं, तो इसमें राइबोसोम होते हैं इसलिए RER बोला जाता है, प्रोटीन संश्लेषण होते हैं, ये भी बात है। लेकिन ACR में जो देख रहे हैं आप, इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं, और याद रखिएगा राइबोसोम नहीं होंगे, इसलिए ACR हो गए, मतलब स्मूथ है, ER होते हैं। लिपिड संश्लेषण और लिपिड संश्लेषण का विषय होता है, याद रखिएगा। तो ये हो गए। चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्मूथ होता है ना, इसलिए इसका मुख्य कार्य है कोशिका का सहायक ढांचा कौन कौन है, तो RE जो है RER प्रोटीन का, जबकि SER जो है लिपिड का संश्लेषण करता है। तो RER आ जाए
मतलब कि राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहलाता है। एसीआर जो होता है वो स्मूथ इंडो, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहलाता है। मतलब कि एसीआर स्मूथ है ना, जिसमें राइबोसोम नहीं होते, लिपिड संश्लेषण होते हैं, तो लिपिड होता है। आर ई आर को क्या बोलते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो कि मैंने राइबोसोम बोले थे, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्यों बोले थे? क्योंकि राइबोसोम उपस्थित होता है इसलिए बोल दिया, वो भी मैंने परिभाषा सही दिया। और यहाँ पे एसीआर बोले तो स्मूथ तो होता ही, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब तक अगर आर ई का जिसमें ऑप्शन में 4 में रफ दिया हो, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो यही सही लगाएगा। बाद में वो जब नहीं दे, वो याद करने के लिए, क्योंकि राइबोसोम मतलब आर माने राइबोसोम, ऐसे याद करने के लिए मैंने वो दिया कि राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, मतलब उसमें होता है इसलिए बोले। ऐसे आर ई आर का फुल फॉर्म रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। अब सुनिए, पदार्थ के वितरण के लिए एक मार्ग प्रदान करता है, एकदम पदार्थ के लिए एक मार्ग दे रहा है भाई, छिद्र दे रहा है। इनमें से कुछ प्रोटीन और लिपिड कोशिका झिल्ली के निर्माण में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जैव जनन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गए। अंतःद्रवीय जालिका कोशिकाओं की कुछ जैव रासायनिक गतिविधियों के लिए एक सतह प्रदान करता है। अगर कशेरु कहे जाने वाले जानवरों के समूह की जो है, यहाँ पे यकृत लिखा है, यहाँ पे देखना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस्टेक किया होगा और कुछ नहीं करेगा। झिल्ली जैव जनन के रूप में काम करता है, ये तो हम पढ़े। अंतःद्रवीय जालिका कोशिका के कुछ जैव रासायनिक जो हैं, ठीक है, जैव रासायनिक गतिविधि के लिए जो है एक सतह प्रदान करती है, जिसके कशेरुक कहे जाने वाले जानवरों के समूह की यकृत है, लिवर है, सेलों में, यकृत सेलों में एसईआर कई जगहों, मतलब कई जगह पे या कई जगहों पे जहरों और दवाओं को विचरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब काटने में महत्वपूर्ण भूमिका है। जहर को काटने में, दवाई का जो है रिएक्शन उसे या दवाई का काम करने में, ये सब के काम करने में वो भूमिका निभाता है। याद रखिएगा, तो एसीआर होते हैं। याद रखिएगा, कई जगहों पे या कई जहरों और दवाओं का विचरण करने में महत्वपूर्ण निभाता है एसीआर। चलिए, गोल्जी काय की बात करते हैं। गोल्जी काय की बात करेंगे और हम समझेंगे कि गोल्जी काय क्या है। गोल्जी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछते हैं। इसकी खोज जो है केमिकल गोल्जी काय द्वारा की जाती है, याद रखिए। इसकी खोज जो है केमिकल गोल्जी काय द्वारा की जाती है। झिल्ली नुमा थैलियों से सपाट ढेर जैसा होता है, सपाट जैसा होता है, हम देख रहे हैं। गोल्जी काय में झिल्ली से बंधे हुए, गोल्जी काय में झिल्ली से बंधे हुए पुटिकाओं की एक प्रणाली होती है। झिल्ली से बंधा हुआ है ना जी, पुटिका से है बंधा हुआ है जी, देख रहे होंगे आप। और जो एक दूसरे के समानांतर ढेर हैं, ढेर लगे हुए हैं, व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं सिस्टर्न। सिस्टर्न याद रखिएगा, सिस्टर्न कहा जाता है, वहन कह सकते हैं। पुटिकाएं ये है, ये जुड़ा हुआ है, सिस्टर्न कहलाता है। सिस्टर सिस्टर सिस्टर्न बोलिएगा, सिस्टर्न कहलाता है। क्या कहलाएगा? सिस्टर्न। मुख्य कार्य क्या है? इसे कार्यों में पुटिकाओं में उत्पादनों का भंडार, संशोधन और पैकेजिंग शामिल होते हैं। इसमें काम ही क्या है इसका? पुटिकाओं का काम ही है इसमें आपको क्या करता है? पुटिकाओं का उत्पादन का भंडारण करेगा, संशोधन करेगा, पैकेजिंग करेगा, शामिल करेगा। कुछ मामलों में गोल्जी जो उपकरण होते हैं, गोल्जी उपकरण बोला जाता है, में सहायता करता है, जो कि शर्करा से क्या बोलते हैं? कुछ मामलों में गोल्जी उपकरण में साधारण शर्करा से जटिल शर्करा बना देता है, मतलब शुगर बना देता है। गोल्जी काय जो है लाइसोसोम में या लाइसोसोम के निर्माण में भी शामिल होता है। गोल्जी काय लाइसोसोम के निर्माण में भी शामिल होगा। लाइसोसोम की अब बात करते हैं। लाइसोसोम अगर बात चर्चा हुआ है तो लाइसोसोम को भूलना मना है कि लाइसोसोम भी इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम की बात करें तो इसकी अगर खोज की बात करें तो 1955 में किया गया था।
1955 में क्रिश्चियन डी ड्यूले ने लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम आपको दिख रहा होगा, लाइसोसोम की झिल्ली है ये, और ये पाचक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें मिलेगा आपको। तो लाइसोसोम झिल्ली से घिरे होते हैं। ये पाचक एंजाइम से भी भरी थैली होती है, थैली के समान दिखेगा। ये एंजाइम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है, मतलब RER में आता है, क्योंकि इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। क्लियर हो गए? इसके मुख्य कार्य क्या है भाई, ये भी हम समझ जाएंगे। मुख्य कार्य यही है कि कोशिका जो कोशिका होते हैं जिसमें मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय में गड़बड़ी के दौरान होते हैं, तो कोशिका चयापचय में गड़बड़ी के दौरान होते हैं, जैसे कि जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फटते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेता है, अपनी ही कोशिका को खा लेता है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जानते हैं, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली किसे कहेंगे जी? लाइसोसोम को कहेंगे। इसकी खोज किसने की? ड्यूले ने की थी। कब की? 1955 में की। ये बच्चों की तरफ पढ़ने में मजा जो आता है वो कहीं नहीं आएगी। तो याद रखिएगा, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, निपटाने की थैली लाइसोसोम, परमाणु बम लाइसोसोम, सफाई कर्मचारी लाइसोसोम। क्लियर? इतने नाम आ गए। अब चलिए इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बोलने में क्या जाता है, याद करना है हम लोग को। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे एल्टमैन द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया? 1894 में। 1894 में खोजा गया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी झिल्ली में से देखिए, आंतरिक झिल्ली देखिए, क्रिस्टल देखिए, मैट्रिक्स देखिए, डीएनए देखिए, राइबोसोम देखिए, ये सब आपको इसमें दिखेगा। यही है माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है, इस सब प्रक्रिया द्वारा होता है। यह दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, जिनमें आंतरिक मुड़ी हुई दीवार जिसे हम क्रिस्टल कहते हैं, ये आंतरिक जो मुड़ी हुई दीवार है उसे क्रिस्टल कहते हैं, क्रिस्टेस कहते हैं, ऐसे क्रिस्टे के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य की बात करें, मुख्य कार्य है ऊर्जा को मुक्त और संग्रहित करता है। ऊर्जा को मुक्त करें और संग्रहित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इस अर्थ में अजीब अंग है, उसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, उसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं प्लास्टिड्स की, बात करते हैं प्लास्टिड की बात करेंगे। प्लास्टिड जो होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, ये येलो कलर, ये व्हाइट कलर, ऐसे याद करेंगे। प्लास्टिड जो है ये भी दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। प्लास्टिड, लेकिन ये याद रखिएगा, ये पादप और शैवाल सेलों में पाए जाते हैं। पादप में, जंतु में आपको जल्दी नहीं मिलेगा। ये जंतु में जरूरत है क्या है, होता ही नहीं। चलिए, ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। चलिए क्रोमोप्लास्ट के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या है भाई? तो क्रोमोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण देख रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। देखिए ये पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, याद रखिए प्रकाश के द्वारा बनाते हैं, ये जानते हैं। देखिए मान लीजिए C6CO2 + 12 H2O बोल देंगे, और इसमें सन एनर्जी ले लीजिए, क्लोरोफिल, याद रखिएगा, जिसमें सूत्र बन जाएगा, समीकरण है ये, अब मिलकर C6H12O6 हो जाएंगे, प्लस 6H2O प्लस 6O2 हो जाएंगे, जो कि ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब सही मार्ग पे जाएंगे। मतलब कि आप देख लीजिए, पौधे अपना खाना सबसे ज्यादा किस प्रकार के रंग से बनाते हैं? व्हाइट, रेड, ब्लू। अब पौधे सबसे कम खाना किस रंग से बनाते हैं? तो ग्रीन से, सबसे कम ग्रीन से बना, ये तो गलत है। चलिए आगे बात करते हैं और थोड़ा जानकारी लेते हैं। क्लोरोफिल वर्णक युक्त क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट के रूप में जाना जाता है। मतलब क्लोरोफिल वर्णक जो होते हैं, पिगमेंट जो होते हैं, ये युक्त होते हैं, उसमें होते हैं, इसलिए क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट के रूप में भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। समझ गए? चलिए देखिए, हरित लवक की बात करें, क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। इसका मुख्य कार्य है प्रकाश को अवशोषित करना। हरित लवक के मुख्य अगर बात करें तो 3 लवक होते हैं, याद रखिएगा, 3 लवक पाए जाते हैं, जिसे क्लोरोफिल 1 मतलब ए, क्लोरोफिल बी बोलते हैं। एक बोला जाता है जो कि आपको आप देख रहे होंगे, इसे कैरोटीनॉइड बोलते हैं, कैरोटीनॉइड बोला जाता है।
मतलब कि क्लोरोफिल ए में लाल और वायलेट और नीला आपको दिखेगा, बैगनी जिसे बोलते हैं, याद रखिएगा, वायलेट वर्णी, नीला और आपको लाल, ये जो है क्लोरोफिल में 1 में आएगा। क्लोरोफिल 2 है, ये नीला और इंडिगो रंग आपको दिखेगा, इंडिगो रंग दिखेगा, याद रखिएगा। नीला इन जैसा रहता है, नीला का मिक्सअप रहता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है ऑरेंज और पीला रंग का अवशोषण होता है, जिसमें हम कैरोटो या कैरोटीनॉइड बोलते हैं, याद रखिएगा, अवशोषित करता है, जो कि रेड और येलो दिखेगा। क्लोरोफिल ग्रीन, येलो, ऑरेंज को अवशोषित नहीं करता है। तो ग्रीन को नहीं करेगा क्लोरोफिल अवशोषित, येलो को नहीं करेगा और ऑरेंज को नहीं करेगा, याद रखिएगा, और सबको अवशोषित कर लेता है। चलिए अब बात करते हैं प्लास्टिड की, बात करेंगे प्लास्टिड के जरिए जो होता है, हम बात करेंगे कि और क्या है प्लास्टिड का, और कुछ कुछ हिस्सा बचा हुआ है उसे हम क्लियर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसे समाप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देखते हैं कितना लंबा वीडियो जाता है। अब देखिए प्लास्टिड की बात करें, आगे की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा को संग्रहित करता है। तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना की बात करते हैं, जिसे हम थाइल थाइलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड बोलते हैं। जो कि बाह्य झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है, थाइलाकॉइड बोलते हैं, ग्रान बोलते हैं। थाइलाकॉइड्स का देर होता है, ये स्ट्रोमा बोलते हैं, द्रव बोलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे देर नहीं होना चाहिए, ये गलत लिखा है, चलिए उसको छोड़िए, इसको आगे पढ़िए। तो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा को संग्रहित करता है, ये बात तो हम जानते हैं। अब देखिए प्लास्टिड जो होते हैं, प्लास्टिड जिसे बोलते हैं, में थाइलाकॉइड्स थाइलाकॉइड्स है ना, हाँ थाइलाकॉइड्स नामक डिस्क जैसी संरचना आपको होती है, जिन्हें हम या जिनमें क्लोरोफिल होते हैं, जिनमें क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट फूलों और फलों को रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो है फूलों और फलों के रंग को प्रदान करते हैं। आगे बात करते हैं, लीकोप्लास्ट की बात करते हैं। लीकोप्लास्ट जो है ये स्टार्च संग्रहित करते हैं, यह रंगहीन लवक होते हैं, यह रंगीन लवक भी होते हैं। यह प्रोटीन और तेल कणिकाओं का भी संग्रहण करता है, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का भी संग्रहण करता है, याद रखिएगा। स्टार्च को देख रहे हैं, प्रोटीन को देख रहे हैं और तेल, ये सब जो है लीकोप्लास्ट से संबंधित हैं, क्योंकि स्टार्च संग्रहित करता है और लिको जो है वो रंगहीन होता है लिकोप्लास्ट, प्रोटीन और तेल का भी संग्रहण करता है, याद रखिएगा। प्लास्टिड का विकास की बात करें तो एक पिक्चर के रूप में आप समझ जाइए कि आप मान लीजिए प्लास्टिड का विकास की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टिड की बात कर रहे हैं, तो प्रोप्लास्टिक अपरिपक्व प्लास्टिड होता है, जो अन्य प्रकार के प्लास्टिक में परिवर्तन, मतलब प्लास्टिड में परिवर्तन हो सकता है, अन्य में परिवर्तन हो जाता है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं प्रोप्लास्टिड की, ये पिक्चर देख रहे होंगे आप, ये देखिए ये लाइनिंग इधर ग्रीन से है, फिर यहाँ पे फिर ब्लू से है। लिकोप्लास्ट में आपका आ जाता है ये, प्रोप्लास्टिक में लिकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आपको इस कलर का दिखेगा, किस कलर का है? ऑरेंज कलर डाल दीजिए, व्हाइट कलर डाल दीजिए, रंगीन लवक है ना, बिना रंग का है। क्लोरोप्लास्ट को आप डाल दीजिए, ग्रीन में है। और इटोप्लास्ट भी होता है, याद रखिएगा, इटोप्लास्ट आपको दिख रहा है, ये पिक्चर के रूप में देख लीजिए। ये क्लियर हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें से थोड़ा डिटेल जाने, इटोप्लास्ट को अंधेरे में पाया जाता है और प्रकाश मिलने पर क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है हरित लवक प्रकाश संश्लेषण करता है, जिसे क्लोरोफिल युक्त कहते हैं। रंगीन लवक फूलों और फलों के रंग का प्रदान करता है, जो कि क्रोमोप्लास्ट होता है। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट को हम देखा जाए तो इसे हम रंगीन बोलते हैं, भोजन के भंडार का कार्य करता है, रंगीन लवक है, याद रखिएगा, मतलब बिना रंग का है, याद रखेंगे। तो ये जो है इसको 3 रूप में बांटा गया है, एमाइलोप्लास्टिड के रूप में बांटा गया है, देख लीजिए यहाँ पे इस रूप में एमाइलोप्लास्टिड के रूप में बांटा गया है, और एक एलायोप्लास्टिड के रूप में बांटा गया है, एक प्रोटीनोप्लास्टिड के रूप में बांटा गया है। तो एमाइलोप्लास्टिड जो है स्टार्च संग्रहित करता है, और एलायो मतलब होता है कि तेल या लिपिड संग्रहित करता है, और प्रोटीन प्रोटीन प्लास्टिड बोल दीजिए, प्रोटीन प्लास्टिड मतलब प्रोटीन का संग्रह करता है, बात क्लियर।
क्लियर हो गए। अब बात करते हैं रिक्तिका का। रिक्तिका क्या होती है, पढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिक्तिका का। रिक्तिका को हम कहते क्या है, आगे ये सवाल है। तो वैक्यूम होल बोलते हैं, वैक्यूम होल बोला जाता है। तो रिक्तिकाएं जो होता है वो ठोस या तरल सामग्री के लिए भंडारण थैली होता है, संग्रह थैली होता है। आप देख सकते हैं जंतु में अलग और पादप कोशिका में अलग होते हैं। तो पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है और छोटी रिक्तिका हमारे जंतु में आपको दिखेगा। ठीक है। अब सुनिए कि जंतु कोशिकाओं में रसधानियां, मतलब रसधानियां को ही रिक्तिका बोलते हैं, या आप उसे वैक्यूम ओला बोल दीजिए। छोटे आकार में होते हैं जंतु में, जबकि पादप कोशिका मतलब पौधे में बहुत बड़े आकार की रसधानियां होती हैं, मतलब कि रिक्तिकाएं होती है। अब सुनिए, पादप कोशिकाओं में रसधानियां कोशिका जो है रस से भरी होती है और कोशिका को स्फीति और कठोरता प्रदान करती है। समझ गए? स्फीति या मतलब कठोरता, लचीलता और कठोरता प्रदान करती है, बस इतना ध्यान रखना है। स्फूर्ति कई पादप कोशिका के जीवन में महत्वपूर्ण कई पदार्थ जो हैं वो रिक्तिकाओं में संग्रहित होते हैं, या देखिएगा वैक्यूम ओला में संग्रहित होते हैं। इनमें जो है अमीनो एसिड, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन भी शामिल होते हैं। किसमें? रिक्तिका में। रिक्तिका मतलब वैक्यूम ओला में। क्लियर हो गए? आप इस रूप में आप देख सकते हैं। आगे चलेंगे और रिक्तिका की थोड़े से और जानकारी लेते हैं, जिसमें अमीबा की भूमिका की बात करेंगे। अमीबा भी हमारा रिक्तिका के रूप में आता है, मतलब रिक्तिका उसमें भी होता है, जैसे भोजन कण के रूप में देख रहे हैं आप, इस तरह से देखिएगा। तो अमीबा जैसे एकल कोशिका में वाले जीवों में खाद्य रिक्तिका में वे खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य के रूप में होता है, फूड के रूप में होता है, जिन्हें अमीबा ने खाया है, जिन्हें अमीबा ने खाया है, उसमें भी होता है। कुछ एक कोशिकीय जीव में, कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशेष रस जो है रसधानियां मतलब रिक्तिकाएं कोशिकाओं से अतिरिक्त पानी और कुछ अपशिष्ट को बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो काम करता है रिक्तिका। रिक्तिका मतलब वैक्यूम ओला। क्लियर हो गए? जैसे आप देख सकते हैं संकुचन रिक्तिका की बात करेंगे। संकुचन रिक्तिका जो है इसमें लिखा हुआ उत्पड़ांग है, नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कि पानी का प्रवेश करना, वैक्यूम का भरना, ये सब वैक्यूअल का संकुचन होना, पानी का निष्कासन, ये सब प्रक्रिया हमारा रिक्तिका के माध्यम से आप देख रहे हैं। और इसमें देखा जाए संकुचन से रिक्तिका की बात करें तो हम बताएंगे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालती है, ये हम जानते हैं। देखिए राइबोसोम की बात कर रहे हैं, तो राइबोसोम की हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो राइबोसोम की सबसे बड़ा सवाल ये है कि राइबोसोम की खोज किसने की? तो जॉर्ज एमिल प्लाडे ने। कब की थी? 1955 में। ये तो क्लियर हो गया। और जिसका नाम जो है प्लाडे रखे थे, वो कॉर्पल्स जो है उस पर रखा गया था। ठीक है, राइबोसोम। राइबोसोम का शब्द कौन दिया था, कौन वैज्ञानिक दिया था? तो रिचर्ड वी रॉबर्ट्स द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था राइबोसोम। और ये राइबोसोम में क्या होता है? बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है राइबोसोम में, बिना झिल्ली का होता है, याद रखिएगा। दूसरा, कोशिका का सबसे छोटा, मतलब पूछा जाता है यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है कौन? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है, राइबोसोम को। इसे कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? तो हम बोलेंगे राइबोसोम को। राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम की फैक्ट्री जो कि केंद्रिका को कहा जाता है, याद रखिएगा। राइबोसोम की फैक्ट्री केंद्रिका में होता है। और ये जो है जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन में भूमिका निभाता है कौन? राइबोसोम। क्लियर हो गया। इसमें प्रोटीन निर्माण होता है, छोटी उप इकाई होता है, एमआरएन होता है, बड़ी उप इकाई होता है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा बता देते हैं कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिकांग और यूकैरियोटिक कोशिकांग, जिसमें टू जो है उप इकाई सब में होते हैं, जैसे 50S और 30S है, 60S 40S। लेकिन अब इसमें थोड़ा हम डिटेल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कंफ्यूजन पैदा कर रहा होगा, अवश्य कर रहा होगा। जैसे 50 और 30 मिलके 80 दिखा रहा है और 50 और 30 मिला के 60 और 40 दिखा के आपको 100 दिखा रहा है। अब बताइए कि ऐसे कैसे हो सकता है ना? ये तो गड़बड़ बात है। तो सुनिए, देखिए इसमें जो आप देख रहे होंगे एस और 50S और 30S, इसे दो टुकड़ों में बांटा जाता है। दो टुकड़ा में देखिए, ऊपर वाला बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा। तो बड़ा वाला जो होगा वो 50 होगा और नीचे वाला 30। ये सब जो बांटे जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल में ले लीजिए पेन,
अब पेन का ढक्कन ले लीजिए, तो पेन का ढक्कन वाला जो है उसका कम होगा और नीचे वाला जितना पेन का लंबाई हो उसका ज्यादा होगा। उसी तरह ही है कि ऊपर वाला ज्यादा है, मतलब ढक्कन को इसमें ज्यादा बता दिया गया है और पेन को छोटा बताया गया है, उसी के हिसाब से दो टुकड़ा बांटा गया। इसलिए 60 वाले जो है यूकैरियोटिक में और 40 आपका नीचे वाले में आएगा। तो छोटे छोटे उपकरण में इकाई में बांटा गया है। अब याद रखिएगा कि जैसे प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आता है पता है? प्रोकैरियोटिक में आपका बैक्टीरिया जैसे छोटे जीव आएंगे और यूकैरियोटिक में हम लोग जैसे इंसान, पेड़ पौधे, जानवर ये सब आते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे केंद्रक की बात करते हैं, न्यूक्लियस क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं। केंद्रक क्या है सुनिए, सबसे बड़ा कोशिकांग है केंद्रक। यह गोलाकार और घनाकार होता है और केंद्रक छिद्रों वाली केंद्रीय झिल्लियों से घिरा होता है, जो पदार्थों को प्रवेश और निकासी की अनुमति देता है। यही है जो कि पदार्थों का निकास करता है और अनुमति देता है, मतलब रोकने का भी और निकालने का भी। तो केंद्रक झिल्ली जो होता है द्विस्तरीय होता है, केंद्रक जो छिद्र होते हैं न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लिक प्लाज्मा ऐसे बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलिए या न्यूक्लियोलस बोलिए, याद रखेंगे। इस तरह से वो बटा हुआ न्यूक्लियस। केंद्रक के मुख्य बातें सुन लीजिए, डीएनए अनुवांशिक सामग्री यहाँ पाई जाती है, जीन और क्रोमोसोम केंद्रक में स्थित होती है, कोशिका की वृद्धि, विभाजन और मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय आदि का नियंत्रण यहीं पर होता है। क्लियर हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। अब सुनिए, यहाँ पे जो हम पढ़े 70 100 ये पढ़े, ये हम तो पढ़ लिए राइबोसोम के अंदर ही पढ़े थे। अब इसमें भी हम पढ़ेंगे किसमें, मुख्य कार्य के रूप में केंद्रक में ही प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, क्योंकि इसी से संबंधित है राइबोसोम, केंद्रक, ये सब संबंधित है। इसमें चलिए तो कोशिका के प्रकार हम पढ़ेंगे, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में हम इसे डिवाइड करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में अगर देखा जाए तो याद रखिएगा केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक में, ठीक है, केंद्रक झिल्ली नहीं होंगे, लेकिन केंद्रक झिल्ली इसमें उपस्थित होंगे। और डीएनए जो है न्यूक्लियोइड में मुक्त अवस्था में होता है, याद रखिए किसमें, प्रोकैरियोटिक में। और डीएनए केंद्रक के भीतर क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है, किसमें, यूकैरियोटिक में, याद रखेंगे। झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक में। आकार में छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोन होता है प्रोकैरियोटिक में, और 10 से 100 माइक्रोन आकार में बड़ा होता है यूकैरियोटिक में। उदाहरण में जीवाणु और आप ले लीजिए नीलहरी शैवाल ले लीजिए, तो ये सब प्रोकैरियोटिक में आ जाता है, याद रखेंगे। और पौधे, पशु, जानवर, जीव जंतु, कवक, प्रोटोजोआ ये सब आते हैं यूकैरियोटिक में। क्लियर हो गए। अब चलिए थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कोशिका के प्रकार के टाइप ऑफ सेल में ही हम जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। तो सुन लीजिए कि केवल बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक कोशिका के प्रकार होते हैं, याद रखिएगा, ये अवश्य याद रखिएगा कि केवल बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक कोशिका के प्रकार होते हैं, और यूकैरियोटिक में जंतु, पादप, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल सभी के यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार होते हैं। जंतु, पादप, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल ये सब आ जाते हैं यूकैरियोटिक में, याद रखेंगे। अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर हम थोड़ा सा जान लेते हैं। और भी अंतर क्या है कि मान लीजिए ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो इसमें बैक्टीरिया और बात करेंगे, और आर्किया यहाँ पे है, आर्किया दिया हुआ है क्या, हाँ आर्किया दिया हुआ है। तो याद क्या ये प्रोकैरियोटिक में आएगा। मान लीजिए ऑर्गेनिज्म के रूप में देख रहे हैं तो बैक्टीरिया और आर्किया जो है वो प्रोकैरियोटिक में आएगा, और यूकैरियोटिक में क्या आएगा, जंतु, पौधे, कवक, प्रोटीज मतलब प्रोटिस्ट आ जाएंगे, ये सब याद रखिएगा। और न्यूक्लिक के रूप में देखें, केंद्रक के रूप में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक है इसमें अनुपस्थित होता है। डीएनए एक क्षेत्र में मौजूद होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड ही कहेंगे, याद रखिएगा। लेकिन यूकैरियोटिक में जो है डीएनए मौजूद होता है, ये भी जान लीजिए। और डीएनए का एक जो है नाभिकीय झिल्ली के अंदर संलयन होता है, याद रखिए नाभिकीय झिल्ली ऐसे लिखिएगा, नामकीय कर दिया है। अब देखते हैं साइज की बात करते हैं, तो साइज के रूप में अगर हम प्रोकैरियोटिक को देखें तो आमतौर पर 0.1 से लेके 5 माइक्रोन बताता है, याद रखिएगा। चाहे 1 से 10 बताया जाता है माइक्रोन, लेकिन इसमें 10 से 100 माइक्रोन मतलब बड़ा आकार में होता है यूकैरियोटिक में साइज के रूप में।
और भी जानकारी लेना है तो सुन लीजिए, राइबोसोम के रूप में देखेंगे प्रोकैरियोटिक को, तो छोटा राइबोसोम होता है, 70 एस होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में। साइज बताया गया है 50-30 का और ये 60-40 का। तो बड़ा राइबोसोम जो होता है 80 एस यूकैरियोटिक में होता है, जो कि जंतु से संबंधित है तो ज्यादा होना चाहिए। डीएनए स्ट्रक्चर के रूप में प्रोकैरियोटिक को देखें तो एकल गोलाकार गुणसूत्र होते हैं इसमें, बस ध्यान दीजिए। और डीएनए स्ट्रक्चर के रूप में यूकैरियोटिक में देखें तो बहुरेखीय गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम का होता है, याद रखिएगा, एकल रूप में नहीं होता। एकल अगर पूछे तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे, प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक बहुरेखीय गुणसूत्र। चलिए अब केंद्रक की बात करें तो केंद्रक के कुछ मुख्य कार्य हम जान लेते हैं। तो सुनिए, ये सब तो आप देख रहे हैं, इनमें गुणसूत्र होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ रहे हैं, जिन्स से बने होते हैं, जिन्स मतलब जिन से बने होते हैं, जो आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के भीतर अर्थात केंद्रक के भीतर कुछ अम्ल पाए जाते हैं जिन्हें हम न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। इनकी खोज जो है, न्यूक्लिक की अगर खोज की बात करें तो जोहान्स फेडरिक मिशर द्वारा किया गया था, जोहान्स फेडरिक मिशर द्वारा किया गया था। इसे दो प्रकार में बांटा गया है, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए, डीएनए का फुल फॉर्म पूछ देता है और आरएनए का भी। तो डीएनए का पूछेगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। डीएनए का सूत्र क्या है जी, तो डी माने डीऑक, डी कर दीजिए, और एन एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, राइबो को अलग करें और इसमें डी को हटा दीजिए, डीऑक्सी को हटा दिए, राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोल दीजिए, आरएनए का सूत्र हो जाएगा। अब गुणसूत्रों की तालिका के हिसाब से हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देख लीजिए, गुणसूत्रों की तालिका में अगर राउंड बॉर्न है तो उसमें 4 होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और राइस चावल में देखें 24 क्रोमोसोम दिखेंगे आपको, और 46 ह्यूमन में होते हैं, और चिंपैंजी में कितने होते हैं, 48 होते हैं, और डॉग में होते हैं 78 डॉग में क्रोमोसोम होता है। बाप रे बाप, सबसे ज्यादा ऐसे दिख रहा हमको तो मानव में ही होगा, लेकिन ये तो नहीं, ये तो और भी लोग में है ऐसा क्रोमोसोम, जानवर में। ठीक है, क्लियर हो गए। आगे चल, उसमें भी अलग अलग बांटा है, होमोसेपियन अलग है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं डीएनए की बात करते हैं। तो डीएनए में जो हम पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे सुनिए। तो डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल एवं आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल पढ़ रहे हैं, वही तो पढ़ रहे हैं। उसमें और कुछ कुछ हिस्से बचे हैं। सबसे ज्यादा गुणसूत्र इसमें 630 जोड़ी होते हैं, सबसे ज्यादा बताया गया है। जेम्स वाटसन और ग्रीक, वाटसन और ग्रीक के द्वारा ये बताया गया है। तो सबसे ज्यादा गुणसूत्र जो होते हैं 630 जोड़ी के होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जिसे और सबसे कम गुणसूत्र 1 जोड़ी का होता है, याद रखिएगा। और डीएनए की आकृति जो होती है डबल हेलिक्स होती है, जिसे हम वाटसन एवं ग्रीक ने बताया था। तो वाटसन और ग्रीक ने क्या बताया कि डीएनए की आकृति डबल हेलिक्स होती है। अब इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी हमको जानना जरूरी है। तो थोड़ा ये इसलिए इस पे ध्यान मैंने जानबूझ के दिया, फोकस किया कि इस चीज को समझिए। देखिए अब इसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र जो होते हैं 630 जोड़ी के होते हैं, उसे हम क्या कहा जाता है, किस कैटेगरी में रखेंगे, या उसे क्या कहेंगे। तो वो जो 630 जोड़ी हैं उसे हम कहते हैं ओफियो ग्लोसम रेटिक्यूलम, याद रखिएगा, या रेटिक्यूलम कह दीजिएगा, ठीक है, या टम कह दीजिएगा, रेटिक्यूलम कह देंगे या रेटिक्यूले टम कहेंगे। यही है आपका सबसे ज्यादा इसी में होता है। सबसे कम गुणसूत्र 1 जोड़ी का होता है, जिसे हम मीर मिसिया पाइलोसुआ कहते हैं, पाइलोसुआ कहा जाता है। तो मिस मतलब मीर मिसिया पाइला सुला कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, तब आने को देंगे, ठीक है। तो डीएनए की बात करेंगे तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, जो उपस्थित केंद्रक केंद्रीय लवक और माइटोकॉन्ड्रिया शर्करा और डी ऑक्सी राइबो शर्करा, ये सब आपको इसमें दिखेगा। तो आगे हम बोलेंगे कि डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक में क्या उपस्थित होते हैं। तो केंद्रक होते हैं, केंद्रिका होता है, लवक होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है।
क्लियर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब सुनिए, इसमें उपस्थित है, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आरएनए को नहीं पढ़ेंगे, आरएनए को नीचे पढ़ेंगे, फ्रेश पढ़ेंगे। शर्करा की बात करें, शुगर की बात करेंगे। इसमें शुगर डीएनए का डीऑक्सीराइबो या राइबोज शर्करा के रूप में हम इसे सम्मिलित करते हैं। डीएनए में शर्करा जो होते हैं वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा के रूप में होता है। क्लियर हो गया, जो कि पेंटोप कहते हैं, ठीक है, पेंटोप कह सकते हैं, जो कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो होता है पेंटोप के रूप में होता है, याद रखिएगा। अन्य घटक की बात करेंगे जो कि डीएनए से संबंधित है, तो इसमें फास्फोरिक अम्ल भी आपको दिखेगा डीएनए में। क्लियर हो गया, उपस्थित होते हैं। अब और भी देखें, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, इसमें वेस्ट होते हैं, ठीक है, किसमें, डीएनए में। तो डीएनए एक जो है, आगे याद रखिएगा, आगे तो याद रखेंगे कि डीएनए तो हम पढ़ ही रहे हैं, डीएनए का सूत्र अगर पूछ देगा तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस अनमोल, सूत्र नहीं, फुल फॉर्म, ठीक है। अब हम डीएनए की बात हो रही है, तो डीएनए को जो नाइट्रोजन क्षारक पढ़ रहे हैं उसमें हम इसे दो रूप में बांटे हैं, प्यूरिन और पिरीमिडीन, ठीक है, पिरीमिडियन के रूप में बांटे हैं। तो प्यूरिन की बात करेंगे तो एडिन और ग्लाविन, ठीक है, गलवानीन है, गलवानीन बोलते हैं, ग्लाविन नहीं बोलते हैं। तो सुनिए, यहाँ पे बढ़िया से कर देते हैं, प्यूरिन और मतलब प्यूरिन है, एक है आपका पिरीमिडिन, इसे दो रूप में बांटा गया है। दो रूप में हम जानते हैं प्यूरिन को जानते हैं एडिनिन के रूप में और गवानीन के रूप में, ये दो रूप में जानेंगे। और नाइट्रोजन क्षारक के रूप में हम पिरीमिडिन को भी दो रूप में जानते हैं, एक तो थाइमिन के रूप में जान गए, ठीक है, थाइमिन के रूप में जान गए, और एक क्या जाने बताइए, तो एक साइटोसिन के रूप में जान गए, एक साइटोसिन है, ये साइटोसिन के रूप में जानते हैं। क्लियर हो गया, ये भी हो गया। और थोड़ा जानते हैं मुख्य कार्य की बात करते हैं, तो मुख्य कार्य क्या है, फंक्शन क्या है डीएनए का, तो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित करना। और डीएनए जो है, ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक है, जिसे हम होल मेयर भी बोलते हैं, बहुलक को याद रखिएगा। ये हो गया क्लियर। अब सुनिए, न्यूक्लियोसाइड को बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड जो है, न्यूक्लिक ओसाइड बोलिए, ठीक है। इसमें शर्करा नाइट्रोजन शर्करा और नाइट्रोजन का जो है मिक्सचर करिए, संयोजन करिए नाइट्रोजन क्षार का, तो निकलेगा न्यूक्लिक ओसाइड, ठीक है। चलिए, और देखिए इसमें भी और देख लीजिए, न्यूक्लियोटाइड जो होता है, ओसाइड तो हम समझ गए, ओटाइड जो होगा उसमें शर्करा मिलाइए और नाइट्रोजन क्षारक के साथ मिलाइए और उसमें फॉस्फेट अम्ल भी मिला दीजिए, तो निकलेगा न्यूक्लिक ओटाइड निकल जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बात है कि डीएनए एक चक्र 1 मीटर की दूरी जिसे 34 एंगस्ट्रम होते हैं, एक रूप में बताया जाता है। एक नाइट्रोजन के बीच की बात करें, ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक के बीच में हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। दो क्रमिक नाइट्रोजन क्षारक के बीच में क्या होते हैं, 3.4 एंगस्ट्रम के रूप में होते हैं। ये एंगस्ट्रम बोलिए या एक चक्र बोल सकते हैं। और डीएनए की संचरण में 5 प्रकार के तत्व होते हैं, एक तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये 5 होते हैं डीएनए के संरचना। नाइट्रोजन जो नाइट्रोजनीय जो क्षारक होते हैं वो देखिएगा जो हाइड्रोजन बंधन के रूप में होते हैं, ये समझिए। अब हम इसमें पढ़ेंगे आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा आरएनए के बारे में पढ़ लीजिए। तो आरएनए में भी दो रूप में बांटा गया है, देखिए यहाँ पे भी थोड़ा क्लियर कर देते हैं, नहीं तो आप गड़बड़ा जाइएगा, मतलब आप क्या गड़बड़ाइएगा, हम भी नहीं बता पाएंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो देखिए इसमें भी सुनिए, आरएनए में क्या क्या उपस्थित होता है, आरएनए का सूत्र क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। उपस्थित क्या होता है, केंद्रिका होते हैं, और केंद्रिका मतलब कोशिका द्रव होते हैं, साइटोप्लाज्मा होते हैं। तो केंद्रिका और कोशिका द्रव जो है उपस्थित किसमें होता है, आरएनए में होता है। इसमें शर्करा के रूप में अगर देखा जाए तो राइबोज शर्करा इसमें सम्मिलित होते हैं। अन्य घटक की बात करें तो आरएनए में फास्फोरिक अम्ल होते हैं, याद रखिएगा। और इसमें नाइट्रोजनी क्षारक के रूप में अगर देखा जाए तो इसमें प्यूरिन और पिरीमिडियन भी होते हैं, जैसे हमारा डीएनए में होता था। इसमें भी आपका एडिनिन होते हैं, याद रखिएगा, और गवानीन भी होते हैं, लेकिन इसमें चेंज हो जाता है आरएनए में
पीरिमीडियन में, जिसमें साइटोसिन तो होते हैं लेकिन इसमें आपका यूरेसियल होता है। क्या होता है? यूरेसिन भी कह सकते हैं, यूरेसिल भी कहते हैं, यही होता है। अब आरएनए के प्रकार की बात करेंगे तो आरएनए के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एमआरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, जो कि प्रोटीन संश्लेषण का संदेश ले जाता है, और टीआरएनए जिसे ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, जिसे एमिनो अम्ल या राइबोसोम का तक मतलब एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाता है। और आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए बोला जाता है, जिसे राइबोसोम के निर्माण में सहायक होता है, जिसे हम आरएनए बोलते हैं, आरएनए होता है। अब आरएनए के प्रकार में तो हम समझ गए, जिसमें हम तीनों प्रकार के पढ़ेंगे, जिसमें आरएनए के बारे में पढ़ेंगे तो राइबोसोमल आरएनए पढ़ेंगे, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। टीआरएनए की बात करेंगे, जिसे ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, जिसे अमीनो अम्ल के अणुओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक पहुंचाता है। और एमआरएनए जिसे मैसेंजर कहा जाता है, ये डीएनए में उपस्थित होता है, जो कि आनुवांशिक सूचनाओं को लेकर उन्हें उचित स्थान पर ले जाता है, उचित स्थान तक पहुंचाता है। अब चलिए डीएनए से डीएनए का बनना कैसे होगा, है ना? डीएनए से डीएनए का बनना, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वकरण कहलाता है। इसमें जो है पॉलीमेयर्स होते हैं, हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स बनने में मदद करता है, मतलब बहुकोशिकीय हार्मोन्स बनने में मदद करता है, ये बोल दीजिए। अगर डीएनए को आरएनए में बनना होता है तो कैसे होता है? अनुलेखन कहलाता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कह दीजिए। इनमें जो है ट्रांसक्रिप्टेड होता है, एंजाइम होता है, एंजाइम बनने में मदद करता है। डीएनए को आरएनए में होगा तो एंजाइम के रूप में होगा, और डीएनए में होगा तो हार्मोन्स के रूप में होगा। याद रखिएगा, ये सब पे ध्यान रखना होगा। आरएनए से अब डीएनए बनाना है, मान लीजिए आरएनए है तो डीएनए बनाना है, तो उसमें क्या होगा? उत्क्रम अनुलेखन कहलाता है, जिसे रिवर्स होते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनना होता है तो अनुवाद कहते हैं, जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं कोशिका विभाजन, सेल विभाजन की बात करेंगे, जो कि अंतिम पड़ाव होगा, और ये हमारा समझने की पड़ाव होगी। तो अंतिम पड़ाव ये है कि कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन क्या होते हैं, सुनिए। तो ये समसूत्री विभाजन में बांटिए और अर्धसूत्री में बांटिएगा, जिसे मिटोसिस बोलेंगे और मीसोसिस बोल दीजिए। तो देखिए परिभाषा करें तो परिभाषा समसूत्री का विभाजन क्या करें, मिटोसिस का करें, तो विभाजन के बाद भी 46 गुणसूत्र ही रहते हैं, याद रखिएगा। और अर्धसूत्री में क्या होता है कि गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, मतलब 23 हो जाते हैं। अगर 46 हैं तो 23 के जोड़ी हो जाता है, याद रखिएगा। अगर कोशिका प्रकार की बात करें कोशिका की, तो दैहिक कोशिका में होता है सोमैटिक सेल में बदल जाता है समसूत्री विभाजन में। और अर्धसूत्री में, जिसे मीसोसिस बोलते हैं, इसमें जर्म सेक्स कोशिका, सेक्स सेल, याद रखिएगा, में होता है। अब विवरण की बात करें सेल की, तो विवरण की बात करें तो सेक्स सेल को छोड़कर शरीर के अन्य सभी कोशिकाएं, याद रखिएगा, ये समसूत्री विभाजन में होता है कि इसमें सेक्स सेल को छोड़ दीजिए, शरीर के अन्य सभी सेल इसमें आ जाएंगे। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में जो कोशिकाएं लैंगिक लक्षण के होते हैं, मतलब सेक्सुअल कैरेक्टर के विकसित करने में मदद करते हैं। नोज सेल की बात करेंगे, नोज सेल, स्क्रीन सेल या हैंड सेल, ये सब आते हैं समसूत्री में। लेकिन एग सेल की बात करें, अंडा सेल की बात करें या स्पर्म की बात करें, क्योंकि सेक्स सेल है तो अर्धसूत्री विभाजन में होंगे। यही है हमारा सेल का, खत्म हो गए। अब बचेंगे टिश्यू को भी हम खत्म कर देंगे। उसके बाद और भी ज्यादा जानकारी अब नहीं है, क्योंकि मेन टॉपिक तो मैंने पढ़ा दिया है। फिर जीवों का वर्गीकरण, ये सब मैं बाद में भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इतना हो गया। अब फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल से या परसों से एमसीक्यू तैयार होंगे।